हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं आज के मार्केट एनालिसिस में और साथ साथ क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी और क्या लगता है मुझे बाजारों के बारे में। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से मैं लगातार जो है बाजार के अंदर मंदी की ही बात कर रहा था आपके साथ, और कुल मिलाकर बाजार के अंदर जो मुझे संकेत मिल रहे थे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात, जब मैं रोज एनालिसिस करता था तो मैं देखता था कि डेटा पॉइंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। एफआईआईज के डेटा लगातार नेगेटिव थे, हमारे डीआईआईज लगातार पॉजिटिव थे, लेकिन उन सब के बीच में एक बात तो पक्की थी कि जब अगर एफआईआईज अपनी सेलिंग को नहीं रोक रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है मंदी जो है ऑप्शंस के थ्रू बना रखी है। यानी कि उन्होंने ऐसी ऑप्शंस को बाय किया हुआ था, लगातार ऑप्शंस की बाइंग कर रहे थे, और मैं बोलता था कि ये नहीं पता चलता कि बाइंग है या सेलिंग है। बट मैं जब अपना एनालिसिस करता था तो मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि ये जो बाइंग हो रही है ये कहीं पुट की तो नहीं है ज़्यादा। अगर वो बराबर भी है, और कॉल और पुट भी बराबर है और बाजार में कोई भी स्लाइड आता है तो पुट के अंदर आप 200-300 रुपए का ही नुकसान करेंगे, कॉल के अंदर 200-300 रुपए का या 500 रुपए का नुकसान करेंगे, लेकिन अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो बड़ा अच्छा पैसा बन सकता है। आज इसका पूरा फायदा जो है एफआईआईज ने उठाया, और एफआईआईज ने आज अपना पंजा जो है सेलिंग के ऊपर जो एक्सेलेटर है उस पर तेजी से दबा दिया। और सबसे खास बात यह है कि उनको पता था कि आज अगर वो सेलिंग लास्ट के आधे घंटे में सीवियर तरीके से करेंगे तो जो इंट्राडे स्टॉप लॉस है वो तो कटेंगे, लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस भी कटेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो, और ट्रेडर भी हैं तो। लेकिन ट्रेडर्स को ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस की जो है ज़रूरत होती है। मैं खुद भी आपको बोलूं, मैंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक हेज कर रखा था, लेकिन फिर भी जो हेजिंग थी वो आज केवल 60% ही सक्सेसफुल हो पाई। यानी कि जो भी लॉसेस थे उनको केवल 60% ही मैं प्रोटेक्ट कर पाया, बाकी 40% जो है लॉस मुझे भी आज देखने के लिए मिले। बट इतना बड़ा स्लाइड मैं खुद भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16,800 जाएगा, अगर वो टूट गया तो 100-150-200 पॉइंट आज के लिए। उसके बाद हो सकता है फिर हम फर्दर स्ट्रेटेजी जो है आज के बाद हम बना लें। तो थर्सडे तक हम यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बाजार ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बाजार में एक भयंकर गिरावट देखने के लिए मिली। अब ये गिरावट है, कोई बात नहीं। देखिएगा, आप लोग तो जानते हैं कि पोर्टफोलियो वाइज मुझे अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे मैं आपके साथ चर्चा भी कर रहा था, वो मैं आपके साथ दूसरी वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। बहुत बार आप बोलते थे कि सर आप बिगर हैं। नहीं, मैं बिगर नहीं था, मुझे वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही थी, और जिस तरीके से मैं क्रूड ऑयल को पर्सनली ट्रैक करता हूँ तो क्रूड ऑयल्स की वजह से जो है मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। इसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब भी आप बाजार के अंदर कोई गिरावट देखते हैं तो आर्मी पर या जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उन पर किसी के कहने पर आप यकीन नहीं कर सकते। रशिया कह रहा था कि हम अपनी आर्मी वापस बुला रहे हैं, लेकिन मार्केट उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। यूएस के मार्केट लगातार कमज़ोर थे। जो भी डेटाज मिल रहे थे या जो भी पिक्चर्स मिल रही थी सैटेलाइट के माध्यम से, वहाँ पर आर्मी का बहुत बड़ा जमावड़ा हमें दिख रहा था। उसके बावजूद इंडिकेशंस बाजार ने कभी भी नहीं दिया कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। सब चीज़ें नॉर्मल होने की खबरें तो आती थी, लेकिन डाउ जोन्स जो यूएस का इंडेक्स है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ से ऐसे संकेत आ रहे थे कि शायद अभी कुछ गड़बड़ है। देखिएगा, आज घटना तो सुबह हुई, लेकिन रात को जब डाउ जोन्स बंद हुआ तो यहाँ पर तब तक तो किसी तरह घटना नहीं थी, लेकिन डाउ जोन्स मार्केट सब जानती है, डाउ जोन्स वीकनेस के साथ क्लोज हुए, और कल जिन लेवल्स पर चल रहा था वहाँ से भी करीबन 250-300 पॉइंट और क्रैक होने के बाद ही वो बंद हुए। और कल नेस्डेक ने एक अहम लेवल के ऊपर मैं कहूँगा कि क्लोजिंग दी थी, और वो एक जो है क्लोजिंग बेसिस में बोले तो एक सपोर्ट भी टूट गई थी नेस्डेक की। तो जो चिंता के बादल थे वो हमें लग रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा जो है सीन जो है बनने वाला है। लेकिन अब जो हुआ उसको तो छोड़िए, ये सब चीज़ें समझने की हमने कोशिश की कि इतना बड़ा स्लाइड क्यों हुआ। लेकिन मैं आपके साथ जो है, आप देख सकते हैं पिछली जितनी भी वीडियोस हमने पिछले 15 दिनों में आपके साथ शेयर किया, तो अब कि यार जनरली हम कभी कभी वीडियो, जब हमें अंदेशा होता था कि भाई बाजार गिरेगा तो हम वीडियो में जनरली चर्चा करते थे निफ्टी तूत हो गया या कत्लेआम होगा। ऐसा पीछे हुआ भी जब हमें इस तरीके की प्रेडिक्शन थी, और बहुत बार हम सही भी साबित हुए। या हमने जो है पीछे भी जब 15 दिन पहले ब्लैक मंडे हुआ था तब भी मैंने जो है फ्राइडे की वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा की थी कि भाई ब्लैक वो मंडे का जो है डर है।
तो कुल मिलाकर गिरावट को हम बहुत बार जो है सही तरीके से भांपने में सक्षम रहते हैं, जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उनकी वजह से, या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बाजार के बारे में। लेकिन बाजार में हम हमेशा तो ठीक होंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा सा अलर्ट था कि भाई मंदी हो सकती है, तो जिसकी वजह से हमने फुल डिप्लॉयमेंट जो है कैश की नहीं की थी, तो वो शायद अब हमें लगता है कि करने का सही समय आया है। मैं आपको बस यही बात बोलूँगा कि आप ये सोचेंगे कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर तो शेयर बाजार में कुछ है नहीं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आप अच्छे मौके देखिए। अब मौके मिल गए आपको, आप बाजार में हो सकता है 2 दिन गिरावट चले, 3 दिन चले, बट आप ध्यान रखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं उनको मैं कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ये देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो टॉप 10 या 15 शेयर्स हैं वो कौन से हैं। अब उन 15 शेयर्स में ही आप निवेश करें, उनमें से भी कुछ शेयर्स को आप हटा दीजिए, उनको मत लीजिएगा। उनमें से सबसे खास बात है जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स में जो वीकनेस है उसका कोई पता नहीं चलता, तो उन शेयर्स को अगर आप हटा देंगे तो करीबन आपको 7-8 शेयर्स मिलेंगे जिनके अंदर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमेटिकली जो है निवेश कर सकते हैं। ये सबसे सेफ स्ट्रेटेजी जो है रहती है, और आपके पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप का वेटेज आएगा, क्योंकि लार्ज कैप अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप के भाव में मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी ना थोड़ी पोजीशंस बनानी चाहिए। तो आप लोग अगर निवेशक हैं और आपका 2-3 साल का नज़रिया है तो मुझे लगता है कि उन शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी जो है सेलिंग जो है हुई है, तो वहाँ पर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है। और साथ बात यह है कि अगर आपको लगता है भाई विश्व युद्ध हो जाएगा, देश ही खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, फिर तो भैया पैसे का भी क्या करोगे, फिर तो बात ही कुछ हो रहा है। बट मुझे लगता है कि ये जम कर खरीदने के मौके हैं, और हमने 2020 में मार्च में भी ऐसी चर्चा की थी। और मैं आपको बता दूं पर्सनल लेवल के ऊपर भी जो मैं खुद अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर शायद कल अपना पोर्टफोलियो में जनरली 50% इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं कल 10% शायद अपना और पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा। आज जो है क्योंकि हमारे जो सौदे थे वो एफएनओ की तरफ थे, हमारे रुझान थे, तो हमने यही डिसाइड किया कि बाजार को गिर लेने दो, क्योंकि कल भी मौके मिलेंगे। बाजार अगर चलने भी लगेगा तो फिर भी सारे शेयर तो कल पॉजिटिव नहीं होंगे अगर बाजार चलने भी लगा तो। पर बाजार के अंदर जिस तरीके की सीवियर सेलिंग हुई है उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत समय के लिए सेलिंग देखने के लिए मिले, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ट्रेडर की पोजीशंस नहीं है मंदी की। क्यों? क्योंकि आज तो सारी पोजीशन रोल ओवर तो हुई नहीं है, और सबने जो है वेट एंड वॉच पर अपनी पोजीशन छोड़ दी। मंदी वाले को भी डर है कहीं पुल बैक ना आ जाए, तेजी वाले ने इसलिए नहीं खरीदी कि भाई कल का दिन देख लेते हैं, जैसे हमने अब जो है सेफ साइड जो है कोशिश की है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाजार में अभी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो 16,247 पर जहाँ पे बाजार बंद हुआ है, तो जब 16,000 का जो लेवल है जो एब्सोल्यूट नंबर्स में, वो एक अच्छी खासी सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि आज के दिन देखिएगा सपोर्ट का कोई काम था नहीं, क्योंकि जब इतनी बड़ा इवेंट आ जाता है तो जो बाजार सपोर्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन बाजार ने फिर भी 16,800 के नीचे ही ओपनिंग कर दी, तो भाई सपोर्ट का तो काम ही नहीं। लेकिन बाजार ने बैंक निफ्टी के अंदर एक अहम लेवल जो 36,500 के नीचे था वो था 35,800 और 900 की रेंज, उसको काफ़ी समय तक रिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से निफ्टी भी रुका रहा 16,450 और 16,500 के बीच में। और जब वो लेवल टूटा उसके बाद ही निफ्टी क्रैक हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब 35,800 का लेवल क्रैक हुआ बैंक निफ्टी में, उसके बाद ही निफ्टी क्रैक हुआ, नहीं तो नहीं होता। वो एक अहम लेवल था, और वहां से जब क्रैक हुआ तो ये जो है सब आपको देखने के लिए मिला, और निफ्टी देखिएगा 16,200 तक नीचे गया, और जो लास्ट में जो स्लाइड आई वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर बाजार आज कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन भाई साहब डरने से कुछ नहीं है, डर के आगे जीत है। तो ध्यान रखना, अपना माल इकट्ठा करना शुरू करो। जब बाजार चल रहे होते हैं तो शायद मैं कॉन्ट्रा व्यू रखता हूँ बहुत बार कि यार थोड़ा माल बेच के प्रॉफिट कर लो, लेकिन जब बाजार गिरते हैं तो मुझे लगता है कि जब टमाटर 20 रुपये किलो तो खरीदने चाहिए, और तब तो आप टमाटर भी खरीदिए, उसकी सब्जी बनाइए, प्यूरी भी बनाइए, सब कुछ कीजिए, और जब 100 रुपये किलो तो बेचिएगा। मैंने एक वीडियो जो है अदानी के मामले में इसी तरीके से प्याज के एग्जांपल के साथ बताई थी। तो ध्यान रखिएगा, बाजार में शेयर के भाव गिर रहे हैं, जहां पर आपको कंफर्ट है हिम्मत करके ठोक बजा के शेयर खरीदिए। अरे यार 2-4-5% गिर जाएगा ना, अगर लंबे समय के निवेशकों को ना पैसा ऐसे ही बनता है, तो सस्ता माल है आप खरीदना। मैं आपको ऊपर के रेट पे दम भर के नहीं कह रहा था कि खरीदना है, मैं अब बोल रहा हूँ आपको
और जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो लोगों को भी मैं बता दूं कि जब हमने मेग मनी में भी निवेश किया था तो हमने खरीदने के लिए भी बोला था, भाई साहब खरीदने की बात है खरगोश वाला। और जब हमने निकलने की बात की थी तो मैंने खुद अपने जब शेयर्स बेचे थे तो मैंने सब जो है फोरम के ऊपर बोला था कि भाई मैंने शेयर्स बेच दिए हैं, आप चाहे तो मुझे जो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है वो मुझे मिल गई है, अब मैं जो है ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ वैल्यूएशंस वाइज, तो मेरे पास वो फंड भी अभी हैं, तो मैंने आपको बोला भी है पीछे भी, तो मैं वो अलोकेट करूँगा अभी अल्फा एम्बस के साथ जो है उससे संबंधित वीडियो भी शेयर करेंगे। तो जो भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, भाई साहब आज हुआ गैप डाउन हुआ, और ये जो लेवल्स हम बोल रहे थे ये भाई साहब मल्टीपल टाइप्स की जो स्टॉप है भाई उस सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाजार ने खोला ही उसके नीचे। और थोड़ी सी जुकाम की शिकायत है मेरे को भाई साहब, कहीं ओमिक्रॉन ना हो ये भी डर रहता है, लेकिन कुल मिलाकर जो है आज बाजार ने तो ओमिक्रॉन कर ही दिया। अब ये जो गैप डाउन हुआ है, इस गैप डाउन के बाद भाई कहीं सहारा था ही नहीं। अब सहारा आता तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सहारा था वो 16,600 के आसपास बना थोड़ी देर, पर भाई उसके बाद तो बाजार ढा नीचे की तरफ ढा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कूल टाइम में जैसे कुछ शब्द यूज़ करते थे वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। भैया कभी ऐसा भी देखा है 50 के 50 शेयर माइनस, 50 के 50 माइनस, भाई साहब प्लस ही नहीं है कोई। ठीक है जी, हम तो ठहरे परदेसी, हम साथ क्या निभाएंगे। ये जो परदेसी लोग हैं ना उन्होंने हमारा बाजार गिरा दिया। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसी बैंक, बजाज फाइनेंस एंड इन्फोसिस सब माइनस में। ठीक है जी, आज तो निफ्टी में बस एक ही कसर रह गई, कहीं रिलायंस सेंचुरी ना ठोक देता। और आप बैंक निफ्टी में देखोगे भाई साहब आपने डबल सेंचुरी देखी होगी, ट्रिपल सेंचुरी देखी होगी। ठीक है जी, यही देखा होगा, 400 देखे होंगे, 500। आज भाई साहब 600 रनों की पारी खेली है। बताऊंगा आपको बैंक निफ्टी में कैसे। सेंसेक्स को कभी 2000 पॉइंट से ऊपर टूटते हुए आपने देखा होगा, बट इतने बुरे तरीके से टूटते हुए बहुत कम देखा होगा। हमने तो खैर देखा है, लेकिन इस तरीके की गिरावट जो है याद रहने वाली है। तो आज की जो तारीख है 24 फरवरी, उसको याद रख लीजिएगा। बाजार इससे पहले 14 फरवरी को गिरे थे, और जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कह रहे थे यार आप 14 फरवरी को, मेरा बर्थडे भी था तो 14 फरवरी को आपने बाजार गिरा दिया, और आज 24 फरवरी 10 दिन बाद फिर देखिएगा एक भयानक गिरावट। भैया आज मेरा बर्थडे नहीं, फिर भी गिरा है। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब देखिएगा कहाँ है, 1839। मैं तो आपको कल कह रहा था कि थोड़ा सा कंफर्ट लग रहा है, मैं तो आपको बोल रहा था कि भाई देखो ऑप्शन के डाटा तो जनरली मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक में थे, तो मैं कल आपको क्या कह रहा था स्मॉल कैप में एक साइडवेज आएगा, लेकिन वो साइडवेज का भाई यूक्रेन ने हवा निकाल दी। हम तो इसको नौटंकी समझ रहे थे, लेकिन क्योंकि पीछे भी ऐसी घटनाएं होती रहती थी, सीरिया अफगानिस्तान बहुत बार बाजार गिराते थे, नौटंकी होती थी, फिर बाजार चल जाते थे, लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर का सीन बना दिया। एक दो दिन देखेंगे, तो इसलिए जो है अपना जो भी आप पैसा डिप्लॉय करें, ध्यान रखिएगा अभी भी एसआईपी मोड में करना है, बट एक अच्छा खासा अमाउंट अब आप करने की जो तरफ बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब। हालांकि टेंशन यूक्रेन वाली है, मतलब आपको टेंशन का मतलब ये है कि उतना पैसा डाल लीजिएगा, फिर थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से बैठिएगा, और पोर्टफोलियो में लाल रंग देखोगे तभी हरा देख पाओगे। अच्छा जी, अब देखिएगा जी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, तो देखिएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, पैसा फ्लैट रहा, हिंडाल्को ने बचा लिया। अब हिंडाल्को ने बचा लिया भाई, अपने आप को बचा लिया, पर वो भी माइनस में था। हम तो ये कोशिश कर रहे थे यार ये तो थोड़ा ग्रीन में होता तो हम ये तो कह देते यार एक शेयर है, लेकिन आज एक भी शेयर नहीं बचा। नेस्ले यार एफएमसीजी ने क्या पाप किए थे, उसको भी धो दिया। आज जो ये तेजी वाले शेयर है ये ध्यान रखने प्लस वाली लाइन है, और प्लस वाली लाइन में भी क्या है, प्लस वाली लाइन में भी कुछ नहीं है, प्लस वाली लाइन में भी आप देखेंगे तो सभी माइनस है। और टाटा मोटर्स ये था गिरावट का। भाई साहब जेएलआर का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, यूरोप वाला बिजनेस, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब यूरोपियन कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया के अंदर, अब ध्यान से समझिएगा मैंने फाइनेंशियल्स की क्यों मना की थी, अब ध्यान से समझिएगा। यूएस की जो कंपनीज हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट रशिया के अंदर है, इवन यूक्रेन में भी, बट रशिया में भी है। तो जो कंट्रीज का स्टैंड होता है वो उस कंट्री की कंपनीज को भी फॉलो करना पड़ता है। तो जो बहुत सारा निवेश है यूरोपियंस का वो रशिया के अंदर है, तो जो निवेश यूरोप की कंपनियों का रशिया के अंदर है तो उनके पैसे फंस सकते हैं, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट के अंदर इक्विटी के अंदर आ सकता है। तो फाइनेंशियल सबसे जो है रिस्क की बैट होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं फाइनेंशियल से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ।
इसके बाद जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल्स हैं उनको लगातार कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो कैपिटल की जो कमी उनको हो सकती है, क्योंकि जो फंड्स हैं, फंड हाउसेज हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो है आउटफ्लो भी हो सकता है या इनफ्लो कम हो सकता है। तो जो हमारे लिए लगता है कि फाइनेंशियल्स के लिए थोड़ा सा आपको साइड लाइन में रहना चाहिए। हो सकता है कि बैंक्स फिर भी जो है सेफ रहे, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनसे थोड़ा सा भी आप अलर्ट रहिएगा, और मैं ये कहूँगा कि उनको भी आप एवरेज करने की भी कोशिश ना करें। कैसी कंपनीज आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें? जो कंज्यूमर बिजनेसेस हैं, जिनका डोमेस्टिक प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, जिनको बैलेंस शीट में डेट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कंपनियां बहुत अच्छे से रिकवर करेंगी। और मैं तो आपको बोलूँगा कि वो कंपनियां मेटल से भी रिलेटेड ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेटल्स में भी जो कंपनियां हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेटल्स अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स देखिएगा, क्या टाटा मोटर्स था 10% गिर गया, और जेएलआर का बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है मुझे लगता है इस वजह से। यूपीएल का भी देखिएगा, इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत है तो इसको भी सबसे ज़्यादा। इंडसइंड देखिएगा कमजोर बैंक साबित हुआ आज फिर दोबारा से। ग्रासिम का सीमेंट बिजनेस और क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से वो भी इम्पैक्ट कर सकता है, और बाकी जो बिजनेसेस हैं, केमिकल वाले जो बिजनेसेस हैं या टेक्सटाइल वाले जो बिजनेसेस हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। 7.51% की कमजोरी। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स के अंदर कमजोरी। अदानी पोर्ट्स लॉजिस्टिक के ऊपर भी हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रेशर है, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है वर्ल्ड वाइड तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। हीरो मोटोकॉर्प्स क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ $100 के ऊपर चले गए। भारत पेट्रोलियम देखिएगा एक बहुत अच्छी स्पोर्ट पर मुझे लगता है भारत पेट्रोलियम है, और देर सवेर जो है रेट बढ़ सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ये भी शेयर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। एक्सपोर्ट के आसपास ही जो है बंद हुआ है, फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर ले लीजिएगा। महिंद्रा ऑटो की वजह से, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी का आईपीओ का प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर बाजार की हालत ठीक नहीं हुई तो हो सकता है कि एलआईसी की जो आईपीओ की प्राइस है वो 20, 30, 50 रुपये जो है आपको कम भी देखने के लिए मिल सकती है। टीसीएस, और फिर उसका असर जो है एचडीएफसी लाइफ पे भी हो सकता है। एक्सिस बैंक पे तो याद करो, मैंने कल आपको बोला था, मैंने कहा 750 रुपये का भाव आएगा। कल मैंने बोला था, पर मुझे नहीं लग रहा था यार कल ही आ जाए, आज ही आ जाएगा। मुझे लगता था 2-3 दिन में आएगा, लेकिन 730 ही आ गया। 725 का लो भी लगा दिया। निफ्टी बैंक भाई साहब 2163, ये देखो जहाँ पर लो लगाया है वहाँ से लगाओ तो 200 पॉइंट और 2300 रनों की भाई साहब गिरावट आपने देखी। ये गिरावट देखकर ऐसा लगा कि भाई साहब ये जो जितनी स्पोर्ट है ये सबके चीथे उड़ गए। ये ध्यान रखना, ये स्पोर्ट एरिया है। 34,000 से लेके 35,900 तक ये बहुत अच्छी रेंज है। 35,900 टूट गया तो घबराना मत। 34,000 पे बहुत कम हुआ है बाजार में। ये आप देख रहे हैं खाली नवंबर को, आप जुलाई खोलिए, जून खोलिए, अप्रैल खोलिए, भाई साहब बाजार यहीं चल रहा था, यहीं कंसोलिडेट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 34,000 अभी टूटेगा। बाजार इस रेंज में आया तो है, लेकिन 35,800 35,900 की तरफ एक बार मूव जरूर करना चाहिए, मुझे जो लगता है। हो सकता है कि एक बार नीचे जाए, लेकिन इस रेंज में रहना चाहिए। जब तक 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक मुझे मजबूती लगती है अभी टाइम बिंग, इस पीरियड के लिए। और वो मजबूती 34,000 से लेकर 35,900 के बीच में। 35,900 के आसपास आएगा सेलिंग आनी चाहिए, 34,000 के आसपास जाएगा खरीदारी आनी चाहिए। बीच का जो जोन है वो आप अपने हिसाब से ट्रेड में देख सकते हैं। जितना 34,000 के आसपास जाएगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। बैंकों में भी देखिएगा पूरे महीने का एक्सपायरी का प्रेशर था, वो प्रेशर इतना नहीं है, इतने सौदे ही नहीं है, तो कोई भी आदमी अननेसेसरी क्यों सेल करेगा या अननेसेसरी क्यों बिल्डअप करेगा। तो ध्यान रखिएगा वोलेटिलिटी कल भी रहेगी। ऑप्शन चेन की डेटा भी कुछ इस तरीके देखो। 600 रनों की पारी खेली भाई साहब नेगेटिव एचडीएफसी बैंक ने, जो मैं बात कर रहा था भाई साहब। ये वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। विनोद कांबली जैसे टेस्ट में मारता था सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। 300 रनों की नेगेटिव पारी आईसीआईसी बैंक, एसबीआई 334, कोटक महिंद्रा 1794, एक्सिस बैंक 207 और आईसीआई के बैंक के देखिएगा अच्छे रिजल्ट थे। उसके बाद ये पिछले इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आ रहे थे सेकंड क्वार्टर के 10% का सर्किट लगा था। 850 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 707 रुपये। बट फाइनेंशियल्स पे देखिएगा, मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल्स में थोड़ा पता नहीं चलता वैल्यूएशन वाइज। हालांकि
ICICI बैंक में भी एक पॉजिटिव रुझान है। 1420 की सपोर्ट पर HDFC बैंक बंद हुआ है, और जहां आज ये 35,000 के आसपास जो बंद हुआ है बैंक, हालांकि वो एडजस्ट होकर 35,200 है, एक अच्छी सपोर्ट है। एक पुल बैक जो है मुझे लगता है कि 35,800 35,900 तक का एक पुल बैक आना चाहिए। अगर 35,900 के बाद भी अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिएगा बहुत सारे शॉर्ट्स भी कवर होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स है नहीं अभी बाजार में, क्योंकि बाजार में ज़्यादातर पोजीशंस आज स्क्वेयर ऑफ हो गई। बहुत सौदे जो है आज कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हुए। उसके बाद देखिएगा FIIs ने आज क्या किया। FIIs ने बेचा 6448, भैया बेच ले भैया 6,400। मैंने कहा था ना कि बात करेगा। आज हमें तारीफ करनी चाहिए हमारे DIIs की। भाई साहब DIIs ने मन लगा के माल खरीदा है, और DIIs ने पूरी ताकत झोंक दी है। बाद में देखी जाएगी इन्वेस्टर्स की रिटर्न क्या होगी, बट आज देश के लिए जो है माल खरीदना जरूरी था, क्योंकि अगर ये स्लाइड और ज़्यादा हो जाता तो और ज़्यादा जो है रिटेलर का नुकसान होता। अब रिटेलर्स अपनी पोजीशन को भी संभाल सकते हैं, और कुल मिलाकर FIIs भी बहुत हैवी सेलिंग कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने शायद ऑप्शंस में सौदे बना रखे थे। वो सेलिंग भी अभी भी नहीं लगती। इंटरनेशनली भी बहुत हैवी सेलिंग जो है हमने डाउ जोन्स में देखी थी, तो हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए बाजार साइडवेज रहे। कोई भी एग्रेसिव सेलिंग से आप बचिए, और मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे आप पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप के भी जो कुछ शेयर्स हैं उन पर नज़र बना सकते हैं। और मैं देखिएगा यही कहूँगा, हालांकि उस कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जो कंपनी 4500 रुपये में खुद बायबैक कर रही है, वो शेयर 3400 रुपये में आपको बाजार में मिल रहा है। तो 1100 रुपये का एज है आपके पास। मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स है ये शायद खरीदने लायक है। हो सकता है कि मैं भी एक शेयर्स में खरीदूँ, तो हो सकता है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो, और मैंने भी कुछ शेयर्स बायबैक के लिए ले रखे। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है, तो हो सकता है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इस पर निर्णय करें। आज इंडेक्स के इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई नहीं। पुट कॉल रेशियो भाई साहब पुट के राइटर से डरे हुए, कोई नहीं लिख रहा। ओपन इंटरेस्ट भी भाई साहब बहुत लोअर साइड में, अगर आप देखेंगे, आप देखिएगा कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप ही नहीं है। ये देखिएगा निफ्टी में 16,500 की कॉल में राइटिंग है बस, उसके बाद तो कहीं राइटिंग ही नज़र नहीं आ रही। उसके बाद 16,800 में थोड़ी सी 25,000 कॉन्टैक्ट है, तो अभी डेटा है भी नहीं इसके अंदर। पुट राइटर देखिएगा जो यहाँ पर भी है वो 16,000 के लेवल्स पर है, जो 20,000 कॉन्टैक्ट है। उसके बाद बैंक निफ्टी में तो कहीं है ही नहीं कुछ। 35,000 पे 1955 करीबन 12,000 कॉन्टैक्ट जो है पुट में राइट हुए हैं, वो भी क्योंकि लास्ट में 35,000 गया था वहाँ पे। और कॉल राइटिंग है नहीं, कॉल राइटिंग है ये 36,000 के ऊपर, तो बीच में कहीं पर भी कॉल राइटिंग नहीं है। तो यहाँ तक हो सकता है कि 35,800 35,900 तक बाजार कभी भी रिकवरी दे सकता है। और ध्यान रखना, जब श्योर फॉल होता है तो वी शेप रिकवरी के भी चांसेस होते हैं। हो सकता है वी शेप ना आए तो इतनी तो आएगी, आधा वी तो आएगा, तो 50% वी तो आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बट एक टेक्निकल बाउंस जो है 35,800 35,900 तक आ सकता है। और इसी तरीके से 16,700 16,800 तक निफ्टी का भी पुल बैक आ सकता है। तो आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, ये बाजार का नियम है, बाजार गिरते भी है, बाजार चलते भी है। गिरते बाजार में नहीं खरीदोगे तो फिर कब खरीदोगे? डर के आगे जीत है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। अच्छे शेयर्स, अच्छी वैल्यूएशंस वाले अगर लॉन्ग टर्म का होरिजन है तो खरीदने का मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है। इससे भी अच्छे मौके आगे मिल सकते हैं, मैं इस बात की मनाही नहीं करूंगा। बट इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर ये बात तो आज पक्की है कि हमने जो है बाजार में आज 5% की गिरावट तो दिखाई, मैं उस बात से तो मना नहीं कर रहा हूँ। बट आज DIIs ने फिर दोबारा से एक बेहतरीन दम जो है दिखाया, जो कि हमें लग रहा था कि खाली LIC का IPO की वजह से हो सकता है, नहीं, बट आज शायद देश को इसकी ज़रूरत भी थी। और वहीं पर आपने DIIs का जो है बाइंग देखी, जहां पर आज रिटेल और HNI की तरफ से शायद सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज DIIs ने जो है भरपूर साथ दिया। और हमें लगता है कि आगे चल के रिटेलर्स भी जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, और वो भी सही वैल्यूशंस के ऊपर शेयर्स को पकड़ते हुए नजर आएंगे। और मैं फिर बोलूँगा, डर के आगे जीत है, तो घबराने का नहीं, सही समय पर सही शेयर पकड़ने की समय आ गया। जब बाजार ऊपर की तरफ चलेंगे तो फिर मैं इसी तरीके से बेचने की भी बात आपको करूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि खरीदने का सही समय। बहुत लोग बोलते थे सर आप हमें खरीदने नहीं देते, कि मैं कमेंट पढ़ रहा था सर आप तो कभी खरीदने की बात ही नहीं करते। भैया मैं अब खरीदने की बात कर रहा हूँ। खरीदो, कितना माल खरीदोगे? गिरावट में ही खरीदने का टाइम होता है, जब सस्ता माल मिल रहा था तब खरीदते हैं। गोल्डन रूल है बाजार का। आप टेक्निकल वालों को भूल जाइए अभी थोड़े दिन के लिए कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट वालों ने आपके पैसे बिगड़वाने हैं। अब ध्यान रखना, सस्ती चीज़ मिल रही है, खरीदो, इत्मीनान से लो। देखो शॉर्ट टर्म में पैसे बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में पैसे निश्चित रूप से बनने की बहुत अच्छी संभावना हमें लगती है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो कुल मिला के आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।